नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र्स। टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एक तो है ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो है या तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, नहीं तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। दोनों भी फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है क्रॉप्स को वो भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स में केमिकल रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र अगर फार्मर्स यूज़ करेंगे तो ये केमिकल के वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कम कम होते जाता है एंड क्रॉप्स को भी हार्मफुल है। ऑर्गेनिक मैन्योर ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज़ नहीं होता है और हार्मफुल भी नहीं है प्लांट्स को। Water holding capacity of the soil improves with soil conservation due to the use of manures। फर्टिलाइज़र सिर्फ सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत सारा यूजेस है। जब भी हम क्रॉप्स को वाटर करते हैं तो वाटर जो है वो बह के चला जाता है। जब वाटर बह के चला जाता है तो उसके साथ साथ सॉइल भी बह के चला जाता है। लेकिन जब भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इम्प्रूव होता है, यानी सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, उसे फ़्लो होने नहीं देता है। अगर वाटर फ्लो नहीं होगा तो सॉइल भी फ्लो नहीं होगा। इस तरह सॉइल कंजर्वेशन इज़ आल्सो पॉसिबल। तो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ जाता है और सॉइल कंजर्वेशन भी पॉसिबल है। अपर लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन इज़ एसेंशियल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ह्यूमस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ह्यूमस क्या है, जब भी प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बनता है, ह्यूमस। और ये ह्यूमस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक NPK कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू अर्थवर्म्स एंड फंगी। तो क्रॉप्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी ज़रूरत है। और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कैसे मिलेगा, हाउ इट विल बी अवेलेबल टू क्रॉप्स, बाय अर्थवर्म्स एंड फंगी। इन soilless farming, that is hydroponics, liquid chemical fertilizers are used, but there are harmful effects of liberal use of chemical fertilizer. You can see the photo is given here, hydroponic farming का। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सॉइल नहीं यूज़ करते हैं। प्लांट जो है वो ट्यूब के ऊपर ग्रो होता है और प्लांट्स का रूट जो है वो ट्यूब के अंदर है और ट्यूब में जो पानी बहता है और इस पानी में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। इस तरह जब भी प्लांट्स का रूट्स ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है इट बिकम्स अवेलेबल टू दिस प्लांट्स और इसमें सॉइल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वी नो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल रहता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्लांट्स को हार्मफुल भी है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिसाइड्स। दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शंस, यूज ऑफ insecticides is not under control. Irrespective of the natural friends of farmers like frogs and insectivorous birds, pesticides are used on large scale for increase in yield. Pesticides are a type of poison. जैसे कोई पर्सन का अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और माइक्रोब उसे अटैक करे तो उसे कभी बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। उसी तरह प्लांट्स का भी नेचुरल इम्यूनिटी रहता है जिसके वजह से प्लांट्स को कभी इन्फेक्शंस नहीं होता और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट जो है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन। लेकिन इसके बावजूद फार्मर्स जो है इंसेक्टिसाइड्स लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं। उसी तरह फ्रॉग्स और इंसेक्टिवरस बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड्स लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और ये पेस्टिसाइड जो है वो बहुत पॉइजनस है। द पॉइजन एंटर्स द फूड वेब थ्रू वाटर एंड फूड एंड इट्स बायोमैग्निफिकेशन ऑकर्स। इसका मतलब क्या है, जो पॉइज़न जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में जो पॉइज़न है वो ह्यूमन में भी एंटर करता है। कैसे? थ्रू फूड। जब भी ये स्प्रे किया जाता है प्लांट्स में और ये स्प्रे जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आ जाता है। और जब ह्यूमंस इस फूड को खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं,
तो उनके बॉडी में ये पॉइजनस स्टफ एक्यूमुलेट हो जाता है और डे बाय डे वो इंक्रीज़ होता है, यानी बायोमैग्निफिकेशन होता है। उसी तरह जब भी हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो सॉइल में भी गिरता है, और जब भी वाटर करते हैं तो वाटर के साथ ये पॉइजनस स्टफ जो है वो रिवर और लेक्स में बह के चला जाता है। और जब भी रिवर और लेक्स में जाता है, जब ये पॉइजनस स्टफ रिवर या लेक में एंटर करता है तो वो पॉइजन जो है फिशेस में एंटर करता है, और जब कोई ह्यूमन इस फिशेस को खाते हैं तो पॉइज़न उस ह्यूमन में भी आ जाता है। जाहिर सी बात है वो एक या दो फिश नहीं खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिश खाएगा, तो ये पॉइज़न जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है पॉइज़न, उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर गिवन। व्हाट आर दोज एग्जाम्पल? DDT, malathion, chlorpyrifos etc. have to be proved to be very dangerous। तो ये जो DDT, malathion और chlorpyrifos जो है वो बहुत डेंजरस है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन एज वेल एज टू द एनवायरमेंट। Next topic क्या? Organic farming. Nowadays organic farming and organic products have become very popular. Organic products are being available and demand for them is ever increasing. तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत पॉपुलर है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका डिमांड भी डे बाय डे इंक्रीज़ होते जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। These poisonous chemicals reach the human body through food and water, and their adverse harmful effects on human and environment became apparent। तो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में जो पॉइजन है वो ह्यूमन के बॉडी में एंटर करता है थ्रू फूड एंड वाटर, और ह्यूमन के लिए ये पॉइजनस केमिकल जो है बहुत हार्मफुल है, एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। Various problems like soil fertility and pest infestations have become serious. To overcome these problems, farmers are opting for organic farming. It includes complete ban on chemical fertilizers and pesticides and use of local sturdy varieties and thereby maintaining natural balance। तो ये सब प्रॉब्लम जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के पॉइजनस केमिकल्स के वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है उसे सॉल्व करने के लिए फार्मर्स अभी क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूडेड किया गया है? कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है। एंड यूज़ ऑफ लोकल एंड स्टर्डी वेराइटीज़। लोकल का मतलब क्या है? गाउटी, और स्टर्डी का मतलब क्या है? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो गाउटी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उसमें कभी इन्फेक्शंस होता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई इन ऑर्गेनिक फार्मिंग गाउटी और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वेराइटीज़ आर यूज बिकॉज दे आर नेवर इन्फेक्टेड, और इस वजह से नेचुरल बैलेंस जो रहता है वो हमेशा मेंटेन्ड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एपीकल्चर, दैट इज़ बी कीपिंग, यानी बी को पालना और बी हाइव से हनी को कलेक्ट करना। Worst method of harvesting or collecting the honey from bee hives is driving away the bees by smoking the hives with burning torch and then cutting the hive into pieces. This method causes the destruction of hive and large scale death of bees। तो जब भी हनी को कलेक्ट करता है या हार्वेस्ट करता है तो बीज को भगाना पड़ता है। बीज को भगाने के लिए क्या करते हैं? जो सूखा लकड़ी है उसका टॉर्च बनाते हैं, यानी जला के उसका टॉर्च बनाते हैं, और उसमें से जो स्मोक निकलता है उस स्मोक की वजह से बीज जो है बी हाइव्स को छोड़ के दूर चला जाता है। अब जब बीज चले जाते हैं तो बी हाइव्स को काट के उसमें से हनी कलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये सबसे वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा बीज का डेथ हो जाता है, लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज होता है, और जो हाइव है, बी हाइव है, जो बीज का घर है उसका भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे बी हाइव भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और लार्ज स्केल में बीज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। द आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस आर यूज्ड, देन इट इज़ ईजी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाइव एंड बीज। तो आजकल अलग सा मेथड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस यूज़ किया जाता है। इस मेथड में बीज को डिस्ट्रॉय करने की भी ज़रूरत नहीं है और बी हाइव भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इन दोनों को डिस्ट्रॉय किए बगैर हनी कलेक्ट किया जा सकता है। इसे कहते हैं एपीकल्चर, दैट इज़ बी कीपिंग।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. We have a great tradition of Ayurveda that cures the diseases with the help of natural sources. तो इंडिया में प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी बहुत बहुत है और इसमें से बहुत सारा जो प्लांट्स है वो मेडिसिनल प्लांट्स है, जड़ी बूटी है. इसीलिए इंडिया में आयुर्वेदा में इस मेडिसिनल प्लांट्स यानी इस जड़ी बूटी से बहुत सारा डिजीज़ को क्योर किया जाता है. सिंस ये डिजीज़ मेडिसिनल प्लांट से क्योर किया जाता है, हेंस दे आर क्योर्ड बाय नेचुरल सोर्सेज यूज़ करके डिजीज़ को क्योर किया जाता है इन आयुर्वेदा. During earlier days, medicinal plants were collected from the forest. However, due to depletion in forest area, medicinal plants are becoming rare. Hence, medicinal plants are being cultivated. तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो जड़ी बूटी है, वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? फॉरेस्ट से. लेकिन आजकल इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रेसिडेंशियल एरिया दैट इज़ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो फॉरेस्ट है उसे काट दिया जाता है. इस वजह से फॉरेस्ट का एरिया जो है वो कम होते जा रहा है. अभी फॉरेस्ट कम हो गया तो मेडिसिनल प्लांट्स है वो भी कम होते जाता है. इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स हैव बिकम रेयर. तो आजकल सिर्फ क्रॉप्स को ही नहीं कल्टीवेट करते, मेडिसिनल प्लांट्स को भी कल्टीवेट किया जाता है. नेक्स्ट ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 99 में. इसमें 4 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में बोटानिकल नाम लिखना है झाड़ का, फिर उसका नेक्स्ट कॉलम में लोकल नेम, और थर्ड कॉलम में नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट इस प्लांट में है वो लिखना है, और उसका यूज़ क्या है, मतलब कौन सा डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दैट वी हैव टू राइट. फर्स्ट वन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल में. फर्स्ट और सेकंड का फ़ोटो भी दिया हुआ है पेज नंबर 99 में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है. लोकल नेम भी दिया हुआ है और बोटानिकल नाम भी दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट? एराथोडा वैसिका. इसका लोकल नाम क्या है? अडुल्सा. इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है? वैसेसिन प्रेजेंट इन द लीव्स. कौन सा डिजीज़ को यूज़ किया जाता है क्योर करने के लिए? कॉफ के लिए. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? आज़ादी रेक्टा इंडिका. इसका लोकल नाम क्या है? नीम. इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है? लिमोनॉइड्स, और ये स्किन केयर के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन टर्मरिक लोकल नेम है, उसका बोटानिकल नाम क्या है? कर्क्यूमा लौंगा, और इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है? कर्क्यूमिन, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. लास्ट वन अश्वगंधा. लोकल नेम क्या है? अश्वगंधा. इसका बोटानिकल नाम क्या है? विथेनिया सोमिनिफेरा. इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है? अल्कलॉइडा, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन. लेसन का लास्ट टॉपिक फ्रूट प्रोसेसिंग. वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स prepared from fruits like chocolates, juices, jams and jellies. All these products can be produced by processing on fruits. Fruits are perishable agro-produce. It needs the processing in such a way that it can be used throughout the year. जो फ्रूट्स जो है वो पेरिशेबल आइटम है. पेरिशेबल का मतलब क्या? वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और हर फ्रूट जो है वो पर्टिकुलर सीजन्स में ही ग्रो होता है. फ्रूट्स जो हमें चाहिए वो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल अवेलेबल नहीं है. तो फ्रूट्स अगर हमें पूरा साल अवेलेबल चाहिए, अगर पूरा साल चाहिए, तो उसे प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है. फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करके कौन सा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? चॉकलेट्स, जूस, जैम्स एंड जेलीज़. और ये सब जो फ्रूट से बना हुआ प्रोडक्ट्स है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है. फ्रूट प्रोसेसिंग includes various methods like storage and cold storage, drying, salting, airtight packing, preparing मुरब्बा, evaporating, etc. तो फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करने का कौन सा मेथड्स है? जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में उसे स्टोर किया जा सकता है, ड्राइंग कर सकते हैं यानी उसमें से पानी इवेपरेट करके सुखा के ले सकते हैं, और ये सूखा हुआ फ्रूट जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है. दूसरा है सॉल्टिंग यानी नमक जो है इट्स अ गुड प्रिजर्वेटिव. जब भी हम नमक डालते हैं तो थ्रू आउट द ईयर वो फ्रूट्स अवेलेबल रहता है. फिर पैकिंग इन एयरटाइट कंटेनर. प्रिपेयरिंग मुरब्बा का मतलब कि शक्कर यूज़ करके फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर. मुरब्बा का मतलब है यूजिंग द शुगर, और शुगर इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव. इवेपरेटिंग एक्सेट्रा. इवेपरेटिंग का मतलब क्या? फ्रूट्स को सुखा के, यानी उसमें से पानी सब इवेपरेट करके सुखा के वी कैन प्रिजर्व दैट फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर.
फॉर एग्ज़ाम्पल डेट्स जो है, डेट्स को सुखा के वी कैन यूज़ दैट डेट्स थ्रू आउट द ईयर।